हाँ जी बेटा, 12th क्लास स्टूडेंट्स वेलकम जी। तो यार आपकी आज 12th क्लास फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर होगा। फर्स्ट यूनिट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी क्या है बेटा फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है थोड़ी देर बाद स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ओवरऑल अगर हम +2 के सिलेबस की बात करें तो बेटा एज पर CBSE या अदर बोर्ड्स आपका जो फिजिक्स का पेपर होगा +2 फिजिक्स दैट विल बी ऑफ 70 मार्क्स। ठीक है, क्लियर ही है आप लोगों को। कितने नंबर का होगा? 70 नंबर का क्या है आपका थ्योरी का पेपर होगा। ठीक है, 30 मार्क्स किसके लिए होते हैं? प्रैक्टिकल्स के लिए। तो ओवरऑल अगर हम बोर्ड की बात करें तो 100 मार्क्स का क्या होगा आपका पेपर होगा, जिसमें से 70 मार्क्स की थ्योरी होती है, पता ही होगा आपको। और उस 70 मार्क्स में हमारे पास टोटल ऑफ 9 यूनिट्स होंगी बेटा। कितनी जी? 9, जिसमें से फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब जो फर्स्ट 4 यूनिट्स है ना बेटा, 4 या 5 यूनिट्स फर्स्ट, वो लगभग सारी की सारी इंटर रिलेटेड ही है। सारे सिलेबस की सारी 9 यूनिट्स की इंट्रोडक्शन नहीं, पहले 3-4 यूनिट्स की इंट्रोडक्शन जो इंटर रिलेटेड सी हैं वो हम दे देंगे स्टार्टिंग में। जैसे हमने लिख ही रखा है, अपनी जो फर्स्ट यूनिट है इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आ रहे हैं उस पर भी 5-7 मिनट में। थोड़ी सी बात कर ले कि पहली बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है जी। सेकेंड यूनिट होगी करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तीसरी होगी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। फोर्थ होगी आपकी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट को मैंने क्या लिख दिया? AC लिख दिया। और फिफ्थ यूनिट है दैट विल बी, छोटी सी यूनिट होगी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। क्या चीज जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक्चुअली अगर मैं अपने हिसाब से कैटेगराइज करूं तो इन पांचों की पांचों को मैं कैटेगरी में डाल दूंगा, जिसको मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलूंगा जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये पांचों यूनिट मिलकर लगभग हाफ ऑफ द सिलेबस कवर अप। अब इनमें रिलेशन क्या है यार? ये सारी की सारी बेसिकली चार्ज से रिलेटेड है। तो हमारी पूरी जो स्टोरी है ना, अगले कई ये लगा लो मंथ्स तक किसके बारे में होने वाली है? चार्ज। हमारी स्टार्टिंग चार्ज से ही होनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज रेस्ट पे रहेगा। ठीक है जी, नाम ही इसका क्या है? इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज, स्टैटिक यानी एट रेस्ट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक? इट इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। हमारा पहला आज का टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, वहां पे हम जा ही रहे हैं। ओके, अब अगली बात ये कि जब तक तो चार्ज को Q से हम लोग डिनोट करा करेंगे, कैपिटल Q भी स्मॉल q भी, दोनों में से कुछ भी चलेगा। तो यार जब तक तो चार्ज रेस्ट पे है तब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। अगर चार्ज चलने लग जाए, मूव करने लग जाए, मूव,
तो आपको पता है वो क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी है तो चार्ज ही, लेकिन मूविंग चार्जेस हो जाएंगे। और मूविंग चार्जेस क्या बनाते हैं, करंट बना देते हैं। तो सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो जाएगी आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें चार्जेस मूव कर रहे हैं जी। ओके, अच्छा, अब करंट आएगा तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड तो आएगा ही आएगा। तो चार्ज रेस्ट पे या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मूव कर जाए तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट बन गया। करंट आएगा तो उसके आसपास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, थर्ड यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे तो आपने वो जो एसी 10th क्लास में ना एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर वगैरह पढ़ रखे होंगे। अब वो किस पे बेस्ड होते हैं, एक फिनोमेना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मतलब एक से एक बढ़ते हुए आपस में ही रिलेटेड है चैप्टर्स। चार्ज एट रेस्ट, चार्जेस इन मोशन, करंट बन गया। करंट के कारण क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर आएगा तो हमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी पढ़ानी पड़ेगी। इसमें करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट क्रिएट होता है। फिर करंट 2 टाइप्स होते हैं, सुना होगा आपने, डीसी और एसी। जब तक आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे होगे मेनली आप डायरेक्ट करंट पढ़ोगे। यहां पे हमें ऑल्टरनेटिंग करंट भी आपको पढ़ाना पड़ जाएगा। और उन सब के बाद एक छोटा सा चैप्टर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, अब वो भी इसी कैटेगरी में या इनके साथ जुड़कर ही आएगा। अब ये जो 5 चैप्टर्स है, मैंने बोला हाफ ऑफ द सिलेबस बन जाते हैं बेटा। अगर हम मार्किंग की बात करें, फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक 8 मार्क्स, ये 7 मार्क्स है, ये भी 8 होता है, ये भी क्या हो जाएगा 8, और ये 3 मार्क्स का चैप्टर होता है। तो अगर आप टोटल कर लो इसको तो कितना हो जाएगा 32 में से एक निकाल दो 31 और 3 34, हाफ ऑफ द सिलेबस, हाफ ऑफ द टाइम लग जाएगा कवर अप करने में। टोटल पूरा सिलेबस कवर करें तो 7 मंथ्स लगेंगे हमें। ठीक है, 6 से 7 महीने लगेंगे पूरे के पूरी +2 का सिलेबस कवर अप करने में। इनको 4 महीने लग जाएंगे। ठीक है, 3-3.5 से 4 महीने इनको कवर अप करने में लग जाएंगे। अब पॉइंट ये है कि असली चीज ये है, अगर फर्स्ट हाफ सिलेबस हमारा क्लियर है तो यार सेकेंड हाफ जो है ना वो तो इसके कॉन्फिडेंस में ही निकल जाएगा कि यार पिछला हाफ तो आता ही है, अगला हाफ भी हो ही जाएगा। और अगर इनमें से एक भी चैप्टर कोई गड़बड़ होता है तो यार आगे वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें इनकी टेंशन लगी रहेगी, वो भी गड़बड़ हो जाएंगे। तो कहने वाली बात ये है कि आपको स्टार्टिंग बढ़िया देनी है। आपका एक भी चैप्टर, एक भी टॉपिक खराब नहीं होना चाहिए किसी भी कारणवश। किसी भी कारणवश मीन्स आपने ढील बरत दी, हमने ढील बरत दी, क्लास मिस कर दी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर ऐसा बीच में किसी की क्लास मिस होती है तो उसको यार आपने कवर अप कर साथ के साथ चीज़ों को टेकअप करना है ताकि एक भी टॉपिक मिस ना हो, क्योंकि एक एक करके ही आपके चैप्टर खराब होते हैं और एक एक चैप्टर करके ही आपका पूरा सिलेबस क्या होता है, खराब होता है, गड़बड़ होती है। तो अगर हमारी स्टार्टिंग बढ़िया है तो मैंने बोला रेस्ट ऑफ द वर्क तो हम वैसे ही बढ़िया से कॉन्फिडेंस में ही कर जाएंगे। स्टार्टिंग गड़बड़ हो गई तो आगे गड़बड़ होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, तो पूरे सिलेबस की इंट्रोडक्शन नहीं, आधे सिलेबस की इंट्रोडक्शन हमने दे दी है, बाकी रेस्ट आगे ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स 4 चीजें और हैं। जैसे ये पूरा का पूरे को हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऐसी एक पार्ट आएगा ऑप्टिक्स, ऐसे एक लाइट से रिलेटेड पढ़ेंगे, ऐसे एक पार्ट आएगा मॉडर्न फिजिक्स, अब वो क्या है वो तब बताएंगे जब कराएंगे, ऐसे एक पार्ट आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सीबीएसई 9 या 10 यूनिट्स में बांटती है, हम इसको 4 पार्ट्स में बांट देते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक ऑप्टिक्स, एक मॉडर्न फिजिक्स और एक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो समझ लो हमने ये फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आज स्टार्ट किया। हेडिंग डाल लो जी, फर्स्ट यूनिट की
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हमने स्टार्ट कर दी जी पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लिख लो जी पहली लाइन कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with charges at rest. It is the branch of physics which deals with charges at rest. क्या बोला जी? It is branch of physics. What is electrostatics? It is branch of physics which deals with charges at rest. ओके, यानी कि हमारी बात कहां से शुरू होगी? चार्ज से। ठीक है जी। अब चार्ज क्या है करते हैं डिस्कस। डिनोट इसको किससे करते हैं? क्यू से करते हैं, कैपिटल क्यू से कर सकते हैं, स्मॉल क्यू से कर सकते हैं। इंटरनेशनल सिंबल्स होते हैं, हमारी मर्जी चलती नहीं है कि किसी से भी कर लो, अब जो बोला गया उसी से करना है। चार्ज इंटरनेशनली हर एक बुक में किससे डिनोट किया जाएगा? क्यू से ही डिनोट किया जाएगा। तो चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। भाई ये चल भी सकता है, ये दौड़ भी सकता है, ये कई कुछ कर सकता है, लेकिन फिलहाल हमारा चार्ज रेस्ट पे है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद चार्जेस एट रेस्ट। हमारा चार्ज अभी फिलहाल 1 महीने तक मूव नहीं करेगा, रेस्ट पे रहेगा। अच्छा, रेस्ट पे भी रहेगा अगर चार्ज, तो भी इससे रिलेटेड पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ चार्जेस एट रेस्ट पे भी पढ़ा जा सकता है। पहली बात तो हमें यही पढ़ना पड़ेगा कि जी व्हाट इज चार्ज, व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज, यानी चार्ज को स्टडी करना पड़ेगा। फिर अगर चार्ज रेस्ट पे होंगे तो ये एक दूसरे पे क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। F4 यहां पर क्या हो गया? फोर्स हो गया जी। तो हमें चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स स्टडी करना पड़ेगा। फिर चार्ज रेस्ट पे भी होगा तो भी उसके आसपास उसका क्या क्रिएट हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। पूरा लिख लेना भाई। F फोर्स है, E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है जी। हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करना पड़ेगा। जैसे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा कि दो मासेस एक दूसरे पे क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं, वो स्टडी करते थे। फिर आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ के आसपास का ग्रेविटेशनल फील्ड। ऐसे ही भाई चार्ज के आसपास क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है जी। चार्ज रेस्ट पे होते हुए ही अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी क्रिएट करता है। तो हमें एक फील्ड पढ़ना है, एक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अगर चार्ज है तो चार्ज को कहीं पे स्टोर किया जा सकता है। उस चार्ज के स्टोर करने की एक कैपेसिटी होती है जिसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट विच इज टर्म्ड एज कैपेसिटेंस। तो हमें एक कैपेसिटेंस पढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब इफ चार्ज इज एट रेस्ट, हमें एक तो चार्ज स्टडी करना पड़ेगा, चार्ज क्या चीज होता है। फिर फोर्स ड्यू टू चार्जेस, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज। मैंने सिंबल लिखे है, साइड पे नोट कर लेना। यू का मतलब क्या है, वी का मतलब क्या है, एफ का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है। सी कैपेसिटेंस है। ठीक है जी। अब ये ओवरऑल हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या है? चक्रव्यूह है जी। हमें इस चक्रव्यूह को भेदना है, बिल्कुल अभिमन्यु की तरह। यहां पे हो आप लोग चक्रव्यूह के अंदर। सबसे पहले चार्ज स्टडी करेंगे, व्हाट इज चार्ज। फिर इसको भेदते हुए फोर्स पे आएंगे, फील्ड पे आएंगे,
पोटेंशियल एनर्जी और कैपेसिटेंस पे, फिर यहां से हम बाहर निकलेंगे। कुल मिला के ये लगा लो कि 1 महीना भी इसको कवर अप करने में लग सकता है। ओके, सो ये है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ओवरव्यू कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ना है, चार्जेस, फोर्स ड्यू टू चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी और फिर कैपेसिटेंस। टाइम लगेगा कवर अप करते करते। तो भाई क्या बात बनी, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद चार्जेस एट रेस्ट। तो बात हमारी कहां से स्टार्ट होनी है? चार्ज से ही स्टार्ट होनी है। क्यों या क्यों? चार्ज। अब अगली बात आती है, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? ये चार्ज क्या चीज है? कई तरह की डेफिनेशन है, लेकिन हम कह सकते हैं, एक छोटी सी डेफिनेशन हम भी दे देते हैं कि चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स आर अराइज्ड। मैटर की वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिसके कारण इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स पैदा होते हैं। अब इलेक्ट्रिकल इफेक्ट में वही कि चार्जेस का एक दूसरे को अट्रैक्ट करना, रिपेल करना, उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाना, ये सब क्या है यार? किसी भी चीज के इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स। तो बेटा चार्ज किसी भी मटेरियल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है? किसी भी मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी? फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं कि बेटा ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है? अब मैटर बोल दिया तो वो किससे बना होगा? एटम से बना होगा। अब जो एटम्स हैं वो आगे किससे बनी है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या फिर न्यूट्रॉन्स से। अच्छा, न्यूट्रॉन में तो चलो चार्ज नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज। अब मैटर होगा तो उसमें एटम होंगे, एटम होंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे तो मतलब उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो कहने का मतलब मैटर होंगे तो उसमें चार्जेस होंगे ही होंगे, ठीक है? चार्जेस होंगे तो मैटर बनेगा। तो मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है चार्ज। हर मैटर के अंदर चार्ज तो होगा ही होगा। ओके, अब वो बात दूसरी है कि किसी भी मटेरियल में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। एज ए होल वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अगर उसको हमने चार्ज करना है, अगर जितना पॉजिटिव है उतना ही उसके अंदर नेगेटिव भी है। चार्जेस तो हैं लेकिन नेट चार्ज अभी भी कितना है? 0 है। तो हमें किसी चीज को अगर चार्ज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके इलेक्ट्रॉन्स या क्या करने पड़ेंगे? उस मटेरियल को इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, या क्या करने पड़ेंगे? उस मटेरियल को इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे। अगर बेटा एक्सेस या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी किसी एटम के पास, किसी भी मटेरियल के पास, तो हम मानेंगे उस पर कुछ नेट चार्ज है। अदरवाइज चार्जेस होने के बावजूद भी वो ऑब्जेक्ट कैसा माना जाता है? न्यूट्रल माना जाता है। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट बोल दिया मैंने कि जी
अगर किसी भी चीज पे नेट चार्ज लाना है, यानी अगर किसी चीज पे कुछ चार्ज लेकर आना है, तो एक ही तरीका है, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी चीज पे चार्ज लाना है, नेट चार्ज, तो उसका एक ही तरीका है और कोई मेथड ही नहीं है कि यहां तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यहां इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। मैटर में चार्जेस हैं, लेकिन वो चार्जेस कुछ ऐसे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है भाई वो तो न्यूक्लियस के अंदर है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इसके आसपास घूमते रहते हैं। अब इनका बाहर आना या यहां तक पॉजिटिव चार्ज और पहुंचाना पॉसिबल नहीं है। जो भी होगा किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन्स के जाने यहां आने के कारण होगा। इलेक्ट्रॉन गए तो नेट चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आए तो नेट चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। तो दुनिया में किसी भी चीज पर अगर कुछ चार्ज आया है तो उसका एक ही कारण है, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक ही कारण है चार्ज आने का, लॉस या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब अगली बात अगर हम करें कि जी चार्ज, ठीक है, चार्ज ही चल रहा है अभी तो चार्ज को किससे डिनोट करना है हमने, क्यू से, ठीक है। चार्ज विल बी डिनोटेड बाय क्यू, ठीक है जी, कर दिया। अब चार्ज बेटा अपने आप में एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब चार्ज को मेजर बढ़िया तरीके से किया जा सकता है, तो अपने आप में ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो चार्ज कैन बी मेजर्ड, चार्ज कैन बी मेजर्ड। मेजर्ड मतलब उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू फिक्स कर सकते हैं हम, ठीक है, एग्जैक्टली। तो इट शुड हैव सम यूनिट आल्सो। तो ऐसे ही सिस्टम में चार्ज की जो यूनिट होती है, इट इज टेकन एज कूलम, डिनोटेड बाय कैपिटल सी। सीजीएस सिस्टम में भी यूज करते हैं कभी कभी वैसे तो कूलम भी चलती है, सीजीएस में भी करते हैं। इसमें इसकी यूनिट लेते हैं हम स्टैट कूलम। कौन सी जी, स्टैट कूलम, आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, पूरा लिख लेना इसके नीचे, आल्सो नोन एज ईएसयू। ईएसयू बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ईएसयू भी बोलते हैं इसको। एक कूलम में 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम या 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्जेस होते हैं। अब अगली बात, यार कूलम इज अ वेरी वेरी बिग यूनिट। कूलम इज अ वेरी वेरी बिग यूनिट ऑफ चार्ज। तो प्रैक्टिकली जब भी हमें चार्जेस वगैरह यूज करने होंगे, दिए होंगे, वो हमें माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पीको कूलम में ही मिलेंगे। मिली कूलम भी मिल सकता है, लेकिन ज्यादा यही मिलेंगे, माइक्रो या नैनो कूलम, ठीक है। माइक्रो कूलम बोले तो 10⁻⁶ कूलम, नैनो कूलम बोले तो 10⁻⁹ कूलम, पीको कूलम मतलब 10⁻12 कूलम। अब यह भी याद रखना कि चार्ज की यूनिट कूलम है, स्टैट कूलम भी यूज होती है, ईएसयू। अब देखो 95% केसेस में तो कूलम भी चलेगी, दी होगी। माइक्रो कूलम, नैनो कूलम हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कूलम में। कभी कभी ये यूज हो जाएगी 5% में, 5% टाइप ऑफ क्वेश्चंस में कभी कभी फिर उसने वैल्यूज किस में दे रखी होती है, ईएसयू में भी दे रखी होती है। तो ईएसयू भी इसकी यूनिट यूज हो सकती है। तो नोट करो यहां तक, अगली बात भी करते हैं। यस बेटा, तो चार्ज की हमने यूनिट तक बात कर ली, ठीक है। यूनिट क्या चलनी है इसकी है, कूलम। अब बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, यार मान लो अपने पास यह हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है। अभी क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल।
इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, H प्लस बन गया, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन इसने गेन लूज किया, ये क्लोरीन ने ले लिया, पहले क्लोरीन थी, ये क्या बन गई, Cl नेगेटिव बन गई। ओके, हीलियम की बात कर लो, हीलियम था, न्यूट्रल था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ये He2 प्लस बन गया। ओके, अब ये तो न्यूट्रल है, लेकिन इन पे क्या आ चुके हैं, चार्जेस आ चुके हैं। अब मेरा पहला सवाल, ये जो H प्लस आयन है, ठीक है, ये तो कॉमन बात है, H प्लस आयन बहुत देखा होगा आपने इधर उधर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो H प्लस आयन है, इस पे चार्ज कितना है, H प्लस पे कितना चार्ज है। अब आप आंसर दोगे कि इस पे कितना चार्ज है, 1 प्लस है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना कि हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है, 1 प्लस, इस पे कितना है 1 माइनस, इस पे कितना है 2 प्लस। अच्छा, बोलते हम ऐसे ही हैं, वो गलत नहीं है, ठीक है अपने आप में कि इस पे 1 प्लस चार्ज है, इस पे 2 प्लस चार्ज है, इस पे 1 माइनस चार्ज है, अपने आप में ठीक है ये बात। बट अब हमने तो पढ़ लिया ना कि जो चार्ज है उसकी यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, या स्टैट कूलम होती है, या माइक्रो कूलम में बता दो यार। अब किसी भी चीज की वैल्यू उसकी यूनिट में बताओगे, किसी से हाइट पूछ ले तो फीट में बताएगा, सेंटीमीटर में बताएगा, मास पूछ लो तो केजी में बताएगा। तो अगर भैया कुछ पूछोगे तो उसकी जो यूनिट है वही दिखनी चाहिए ना बोलने में। अब यहां पे जब मैं बोलता हूं इस पे चार्ज है 1 प्लस, बात बनती सी नहीं नजर आती। 1 प्लस में ठीक है बोल दिया, चलिए ऐसे रहा है, लेकिन अगर मेरे जैसा को पूछ लेगा चार्ज है कितना, भाई इसकी यूनिट कूलम है, ऐसा यूनिट में बता कि इसके ऊपर कितना चार्ज है, 1 प्लस का मतलब कितना चार्ज। तो पॉइंट ये है, इस पे 1 प्लस कैसे आया, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ये सबको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, कूलम में आ गया ना, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब एक इलेक्ट्रॉन गया तो कितना चार्ज लेकर गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज लेकर गया है ना वो। अब क्योंकि ये इतना चार्ज लेकर गया, इस पे इतने क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये सब बातें आपको क्लियर ही होंगी। तो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इतना होता है, ऐसे ही चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन जो होता है वो भी इतना ही होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो व्हाट आई वांट टू से इज कि हाइड्रोजन पे 1 प्लस चार्ज है, इसका मतलब इस पे कितना चार्ज है मेरे भाई, इस पे चार्ज है पॉजिटिव वाला 1 प्लस का मतलब पॉजिटिव वाला कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज लेकर जाता है या इतना चार्ज लेकर आता है, जब वो जाएगा तो उतने पॉजिटिव आ जाता है, जब वो आएगा तो उतना ही नेगेटिव आ जाता है। क्लोरीन पे कितना चार्ज है, 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव मतलब इस पे कितना चार्ज है मेरे भाई, नेगेटिव वाला 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हीलियम पे कितना चार्ज है, 2 प्लस। 2 प्लस का मतलब पॉजिटिव वाला 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गए तो कितना चार्ज लेकर गए इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू दिस ले गए ना। अब 2 इंटू दिस चार्ज वो ले गए, मतलब कितना पॉजिटिव आ गया उस पे,
जितना नेगेटिव गया उतना ही क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो उम्मीद है जो मैं बताना चाह रहा हूं वो समझ में लग गया होगा कि यार 1+2+ ठीक है चलता था, लेकिन अगर कोई पूछ ले कि चार्ज है कितना, तो 1+ का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1- का मतलब माइनस वाला 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है जी, तो एक ये भी बात क्लियर होनी चाहिए। ये जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसको हम शॉर्ट में इस पूरे चैप्टर में ई कूलम बोला करेंगे। ठीक है, इस वैल्यू को क्या बोला करेंगे, ई यानी चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो इस वैल्यू को ई बोल दिया करेंगे, यानी कि ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अगर शॉर्ट में बोलना हो हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है, तो मैं कह सकता हूं प्लस ई कूलम, क्योंकि ई का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्लोरीन पे अगर बताना हो चार्ज कितना है, तो बता सकता हूं माइनस ई कूलम। इस पे कितना चार्ज है, प्लस 2 कूलम। ठीक है जी, तो एक ये भी पॉइंट था कि ई का मतलब पता होना चाहिए, चार्ज है कितना कैसे बताना है वो भी पता होना चाहिए। तो बेटे ये छोटी मोटी बातें अभी तक हमने बेसिकली चार्ज की यूनिट डिस्कस की है, वो रट जानी चाहिए कि इट्स यूनिट इज कूलम। ठीक है, कभी कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी स्टैट कूलम भी यूज होगी, अदरवाइज मेनली क्या यूज होनी है, कूलम भी यूज होनी है। ओके, ये सब हो जाए तो नेक्स्ट हेडिंग डालना प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अगली अपनी हेडिंग बनेगी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। So our next heading will be properties of charge. अब ये भी डिस्कस करनी पड़ेगी भाई चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज। सो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, इंपॉर्टेंट बात है भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ओके, आप अपना सीक्वेंस चेक करो कि हम लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त, या हम लोग इस वक्त किस टॉपिक पे हैं। भाई अपना चक्रव्यूह याद करो, ये चार्ज है, फोर्स पढ़ना है, फील्ड पढ़ना है, कैपेसिटेंस पढ़ना है। फिलहाल हम यहीं पर हैं, चार्ज ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें अभी 2 टॉपिक बचे हैं, एक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज और एक मेथड्स ऑफ चार्जिंग, फिर उसके बाद यहां पहुंचेंगे। ठीक है, इसके अंदर अभी 2 टॉपिक बचे अपने, जिसमें से पहला क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अगर बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज लिस्ट आउट करें तो मेन इसकी प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ठीक है, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, यूनिट कुछ नहीं होती भाई इसकी, स्केलर क्वांटिटी है ये। इट इज एडिटिव इन नेचर, इट इज conserved, it is invariant, it is क्वांटाइज्ड। और भी कुछ प्रॉपर्टी लिस्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन मेन प्रॉपर्टीज यही चलनी है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, इसमें कोई खास बात नहीं है, कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, लिख लेना साथ में छोटा सा। ठीक है, अगली बात, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, इसमें भी कोई खास बात नहीं है कि बेटा स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं होता, सिर्फ इसका किससे मतलब होता है, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके,
इट इज एडिटिव इन नेचर, मतलब चार्जेस सिंपली क्या किए जा सकते हैं, ऐड किए जा सकते हैं, कोई वेक्टर रूल लगाने की जरूरत नहीं होती। ये कोई 2-3 तरह के चार्जेस हैं, 2 कूलम, 2 कूलम, -1 कूलम, तो नेट चार्ज इनको सिंपली ऐड करके आ जाएगा। 2 to 4, 4 - 1 3, नेट कितना हो गया 3 कूलम। अगर ये भी प्लस होता 2 to 4 + 1 5 आया। सिंपली साइन का ध्यान रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है और सिंपल क्या कर देना है, ऐड कर देना है, एडिटिव इन नेचर। चार्ज इज कंजर्व्ड, कंजर्व्ड में वही कह सकते हो कि भैया जितना है उतना ही रहेगा, ना क्रिएट किया जाएगा ना डिस्ट्रॉय होगा, जितना पहले था उतना ही रहेगा। चाहे बेटा किसी भी तरह की रिएक्शन हो जाए, कुछ भी हो जाए, चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। दो चीजों को आपस में रब कर दो, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब भैया दोनों पहले न्यूट्रल थे, एक पे जितना पॉजिटिव आएगा दूसरे पे उतना ही नेगेटिव भी आएगा, तो चार्ज इज कंजर्व्ड। सिंपल सी कहानी है, कुछ खास बात नहीं है। NaCl न्यूट्रल है फिलहाल, ठीक है। ये Na+ और Cl नेगेटिव बन गया, तो पॉजिटिव क्रिएट हुआ तो साथ में उतना ही नेगेटिव भी क्रिएट होगा। अगर पॉजिटिव क्रिएट हुआ साथ में उतना ही नेगेटिव भी क्रिएट होगा, ठीक है जी। तो जितना पहले न्यूट्रल था अब भी क्या रहेगा, न्यूट्रल। जितने मर्जी एग्जांपल ले लो यार, इसमें कोई खास बात नहीं है डिस्कस करने वाली। चार्जेस कंजर्व्ड, ये दो है मेरे डिस्कस करने वाले, इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है जी। याद सारी करनी है, अब इस पे कंसंट्रेट करना। 5th वाली पे, चार्ज इज इनवेरिएंट। 5वीं वाली प्रॉपर्टी पे बेटा कंसंट्रेट करना। चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट वर्ड मीन्स चार्ज वेरी नहीं करेगा, इट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। चार्ज इज इनवेरिएंट। अब इनवेरिएंट वर्ड का मतलब तो पता लग ही गया। इनवेरिएंट मतलब विच डज नॉट वेरी, ठीक है जी। चार्ज इज इनवेरिएंट मतलब विच डज नॉट वेरी। पॉइंट सुनना, कहते हैं जो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता ना, मास किसी भी चीज का, यार इसको हम कांस्टेंट क्वांटिटी मानते हैं। कहते हैं वेट चेंज हो सकता है, मून पे चले जाओ वेट कुछ और हो जाएगा, अर्थ की अलग अलग जगह पे जी की वैल्यू अलग अलग होती है, वहां पे भी वेट हर जगह क्या होगा, अलग अलग हो। कहते हैं वेट चेंज होता है लेकिन मास नहीं चेंज होता। मास तो किसी चीज का 20 kg का ऑब्जेक्ट है तो 20 kg ही रहेगा ना। तो मास को हम क्या मानते हैं बच्चे, कांस्टेंट क्वांटिटी मानते हैं, मास चेंज नहीं होता। लेकिन भाई एक आइंस्टाइन नाम का बंदा हुआ है जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देकर गया है, आइंस्टाइन, ठीक है। वो मास का ना एक फार्मूला देकर गया है, m0 1 - v²/c²। अब आइंस्टाइन कहता है यार ठीक है, मास चेंज नहीं होगा लेकिन अंडर नॉर्मल कंडीशंस। कहता है एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये रेस्ट पे है तो इसका मास कितना मानना है हमने, m0 मानना है, ठीक है। m0 क्या हो गया, रेस्ट मास ऑफ द
ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना बात को, कहता अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका मास एम नॉट है, जो एम नॉट ही रहेगा। लेकिन कहता अगर वो ऑब्जेक्ट चल रहा है ना मेरे भाई, सेम ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड आ गई। अगर तो वो स्पीड, ये स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है, अगर तो ये स्पीड ऑफ लाइट से बहुत बहुत कम है, मतलब नॉर्मल सिचुएशन, ठीक है, नॉर्मल स्थिति। अगर तो कह रहा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो v जीरो हो जाएगी, नीचे वाली टर्म ये पूरी जीरो हो जाएगी, m इज इक्वल टू एम नोट आ जाएगा। बात को समझो ध्यान से फार्मूला देखकर। तो ऑब्जेक्ट का मास ठीक है, जितना है उतना ही रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट चल रहा हो लेकिन नॉर्मल स्पीड से चल रहा हो तो v c से बहुत कम हो। अगर बेटा v c से बहुत कम हुई तो ये वाली चीज फिर ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, नीचे 1 बचेगा, फिर से m इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम नॉट ही आ जाएगा। तो दो बातें बताई मैंने कि आइंस्टाइन कहता है कि मास का फार्मूला ये होता है, एम नॉट क्या है, रेस्ट मास। कौन सा मास, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, अगर ऑब्जेक्ट चल भी पड़े लेकिन बहुत कम स्पीड से, तो भी उसके मास में कोई खास चेंज नहीं आने वाला, एम इक्वल टू एम नॉट ही आएगा। लेकिन वो कहता है कि अगर, क्या कहता है, अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड काफी ज्यादा हो जाए, काफी ज्यादा मतलब स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाए। कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट मतलब हम ये नहीं कह पाएंगे कि वी सी के मुकाबले बहुत कम है। तो हमने बोला, अगर, आइंस्टाइन ने बोला, हमने नहीं, स्पीड जो है कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाए तो ये क्वांटिटी को हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ये क्वांटिटी को इग्नोर नहीं कर पाएंगे तो नीचे कुछ ना कुछ आएगा, नीचे कुछ ना कुछ आएगा। तो नीचे वाली वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, क्योंकि यहां इसको इग्नोर नहीं करोगे, अपना लगाओ दिमाग मैथ्स, कि अगर ये कुछ भी हो गया तो नीचे 1 से कम हो जाएगी, नीचे 1 से कम हो जाएगी, तो m ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एम नोट हो जाएगा। तो पॉइंट निकल कर ये आ रहा है कि हम सोचते थे कि मास क्या रहता है, कांस्टेंट। आइंस्टाइन कहता है कि नहीं भैया, अगर तो नॉर्मल स्थिति चल रही है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे पड़ा है या नॉर्मल डे टू डे लाइफ स्पीड से ही चल रहा है, तो ठीक है, कांस्टेंट मान लेंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाए, जिसको रिलेटिविस्टिक स्पीड्स बोलते हैं, अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाए तो ऑब्जेक्ट का मास इस फार्मूले के हिसाब से बढ़ना शुरू हो जाता है। मुद्दे की बात ये, आइंस्टाइन कहता है कि मास कांस्टेंट नहीं रहता, इसमें भी चेंजेस आते हैं। मास कांस्टेंट नहीं रहता, इसमें भी चेंजेस आते हैं। तो मास कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो सकता है। यानी जिसको हम आज तक बोलते थे कि यार ये तो चेंज ही नहीं हो सकता, कांस्टेंट रहता, वो भी आइंस्टाइन कहता है कि चेंज हो सकता है। अब अगली बात ये है कि भाई अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन हो जाए तो मास में भी चेंज आना शुरू हो जाएगा, मास में भी चेंज आना शुरू हो जाएगा। मगर अगर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ चार्ज था और ये ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल स्पीड से दौड़ने लग गया, भाई इसके मास में चेंज आएगा इस फार्मूले के हिसाब से, मगर चार्ज उस स्थिति में भी चेंज नहीं होगा। वो क्यों था, क्यों ही रहेगा। पॉइंट ये निकाल कर दिया कि यहां तक कि मास, जिसको हम क्या मानते थे, कांस्टेंट मानते थे, चेंज हो सकता है अगर उसकी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल स्पीड से चलने लग जाए तो। लेकिन
चार्ज उस स्थिति में भी चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन इनवेरिएंट। तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए बेटा कि चार्ज इज इनवेरिएंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्लियर होना चाहिए कि चार्ज इज इनवेरिएंट। ठीक है जी। अब अगली बात आती है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अगली बात आ गई जी कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। यस बेटा जी। तो अगली बात, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब ये भी देखो क्या चीज है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लिखो एक लाइन इससे रिलेटेड कि जी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स, क्वांटाइजेशन of charge means that charge can take only some fixed quantities. Quantization of charge means charge can take only some fixed quantities which are integral multiples of E. Charge can take only some fixed quantities which are integral multiples of E. E क्या है बेटा? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ही है कि व्हाट इज E? E इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये प्लस या माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो E का मतलब अब याद कर लेना यार, ये धीरे धीरे अब E की बात तो चलनी ही है ना कि व्हाट इज E? इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसकी बात तो चल रही। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन चार्ज कैन टेक ओनली सम फिक्स्ड क्वांटिटीज। चार्ज की वैल्यू कितनी होगी वो आप और हम नहीं डिसाइड कर सकते, वो क्वांटिटीज क्या हैं, फिक्स्ड। चार्ज कैन टेक ओनली सम फिक्स्ड क्वांटिटीज। मान लो ये एक x है और ये एक y है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसको दे दिया, तो x पे कितना चार्ज आएगा भाई? एक इलेक्ट्रॉन लूज किया ना, 1 प्लस आ गया। 1 प्लस का मतलब मैंने समझाया था, x पे कितना चार्ज आया? पॉजिटिव वाला 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि 1 प्लस का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और y पे कितना आया? नेगेटिव वाला 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दे, ये और गेन कर ले, तो इस पे कितना चार्ज आ गया? 2 प्लस। इस पे कितना आ गया? 2 माइनस। तो इस वक्त x या y पे कितना चार्ज है? प्लस या माइनस 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर ये एक और लूज या गेन कर ले तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या फिर n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब पॉइंट ये है जी, किसी भी चीज पर जो चार्ज आएगा, देख या तो होगा 0 या फिर सीधा ही कितना आएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। या तो चार्ज होगा 0 या सीधा कितना आएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इन दोनों के बीच की वैल्यू होती ही नहीं है। तभी हमने बोला
Quantization of charge means charge can take only some quantities. Charge can take only some fixed quantities. ये वो फिक्स्ड क्वांटिटीज है जी. यहां तो चार्ज होगा 0, यहां आएगा तो सीधा कितना आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹, या 2 इंटू 1.6 करके देखना बेटा, ये होगा 3.2 इंटू 10⁻⁹, या फिर ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁹, या फिर ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁹. ये तो n ही है. तो चार्ज की वैल्यू या तो ये हो सकती है, या सीधा अगली वैल्यू ये है, बीच की वैल्यू होती ही नहीं है. इसके बाद सीधा ये वैल्यू आएगी, बीच की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती. ये वो फिक्स्ड क्वांटिटीज हैं. हमारी मर्जी नहीं है कि जो मर्जी चार्ज कह दो. या तो चार्ज आएगा ये, या फिर सीधा आएगा ये, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो या तो एक जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गया, या आया तो इतना चार्ज, दो होंगे तो इतने, 1.5 इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकता, 2.5 इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकते. एक ट्रांसफर होगा तो ये चार्ज आएगा, 2 होंगे तो इतना आएगा, 3 होंगे तो इतना आएगा, 4 होंगे तो इतना आएगा. ठीक है. इसको मैं E भी बोल सकता हूं, इसको मैं 2E भी बोल सकता हूं. ये 3E हो जाएगा, ये 4E हो जाएगा, ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा NE हो जाएगा. सो चार्ज कैन टेक ओनली सम fixed quantities. Charge can take only some fixed quantities which are integral. इंटीग्रल मतलब इंटीजर वैल्यूज यूज कर रहे हैं हम, 1 2 3 4 5 n, ये सारे इंटीजर है, फ्रैक्शंस में नहीं है. विच आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ E. इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ E where E is equal to 1.6 into 10⁻⁹ कूलम. उम्मीद है मैंने ऊपर जो लिखा है उसको समझा दिया कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस दैट चार्ज कैन टेक ओनली सम फिक्स्ड क्वांटिटीज व्हिच आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ E, यानी Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, यानी चार्ज की जो वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, प्लस या माइनस N इंटू E. चार्ज कैन टेक ओनली सम फिक्स्ड क्वांटिटीज विच आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ E, यानी Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस N इंटू E. ये फार्मूला याद रखना है, बहुत काम आएगा. ठीक है. ये पहला फार्मूला है जिसमें एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं. ठीक है. इस पे बेस्ड भाई न्यूमेरिकल्स आमतौर पे आते रहते हैं. ठीक है जी. एक क्वेश्चन लिखो यहीं पर, इसके बाद एक क्वेश्चन लिख लो कि फाइंड number of electrons in 1 coulomb of charge. Find number of electrons in 1 coulomb of charge. क्या करना है जी? You have to find number of electrons in 1 coulomb of charge. तो यही फार्मूला लगेगा, Q इज इक्वल टू NE लगा दो. चार्ज कितना दे रखा है 1 कूलम, N हमने फाइंड करना है. E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम हमें पता ही होती है. N इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाय E आ जाएगा, यानी N इज इक्वल टू Q. Q की जगह 1 कूलम, E की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁹. इसको यार सॉल्व कर लो, 1 डिवाइडेड बाय 1.6, ये ऊपर जाके 10 की पावर 18 हो जाएगा, सॉरी 19 हो जाएगा. इसका मैंने एक 10 इसको दे दिया 1.6, अब ये 18 बचा. इसको सॉल्व कर लेना, 10 डिवाइडेड बाय 6.25 आ जाएगा इंटू 10⁻⁻⁴
18, 10 डिवाइडेड बाई 1.6 करोगे 6.25 आ जाएगा बच्चे। तो 6.25 इंटू 10⁻18, याद रख लो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18। सो 1 कूलम ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है जी। तो ये था बेटा कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो फर्स्ट लेक्चर में हम यहीं पे क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में लेकर जाएंगे बातों को।